Welcome back to our YouTube channel Pop and Organic. Today we discuss about a very important topic related to BOE examinations. क्योंकि आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे छत्तीसगढ़ BOE 2016 जो कि पार्ट 2 है। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्योंकि ऑलरेडी हम पार्ट 1 के क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इससे पहले वीडियो में, और जो आज जो सेकंड वीडियो इसमें भी हम रिमेनिंग 10 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो देर न करते हुए इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है 11th क्वेश्चन है द फंक्शन ऑफ लाइमस्टोन यूज्ड एज ए बेड मटेरियल एफबीसी बॉयलर इज टू रिमूव। ऑप्शंस दिए दे रखे हैं। ए है एस, बी सल्फर एंड नॉक्स, सी है अनबर्न्ड, डी है सल्फर। जो इसका करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा डी। डी इसलिए रहेगा क्योंकि द मेन फंक्शन ऑफ लाइमस्टोन यूज्ड एज ए बेड मटेरियल इन द एफबीसी बॉयलर इज दैट टू इट्स मिनिमाइज द अमाउंट ऑफ सल्फर एमिटेड इन द फॉर्म ऑफ सॉक्स एमिशंस। कि मीन्स दैट कि लाइमस्टोन इसलिए किया जाता है क्योंकि ये जो सल्फर फॉर्म होता है, सल्फर फॉर्म होने के दौरान क्या है, जो आफ्टर दैट जो सल्फर का जनरेशन है ड्यूरिंग द कंबशन उसको मिनिमाइज करता है। जो कि सल्फर ऑक्साइड इन द फॉर्म ऑफ एमिशन, जब हमारा फ्यूल गैसेस निकलती है इन द फॉर्म ऑफ सल्फर ऑक्साइड, क्या है ये एमिशन के थ्रू निकलता है। तो क्या है कि इसको ये कंट्रोल करता है। Limestone used to reduce the sulfate during the combustion which allow maximum heat transfer from boiler to the heat exchanger। कि भाई ड्यूरिंग द कंबसन ये क्या है, सल्फेट को भी रिमूव करता है। जब सल्फेट रिमूव कर देता है ड्यूरिंग द कंबसन, क्या है जो हमारा जो मैक्सिमम हीट ट्रांसफ़र होता है टू द हीट एक्सचेंजर वो हो पाता है। तो क्या है ये जैसे कि हमारे बोल्डर में यदि हम लाइमस्टोन का बेड यूज कर रहे हैं तो क्या है ड्यूरिंग द कंबसन सल्फेट को रिमूव कर देगा, और क्या है जो हायर हीट ट्रांसफर रहेगा वाटर वॉल पैनल्स टू कंबसन प्रोडक्ट क्या है वो मैक्सिमम रहेगा। लाइमस्टोन बेड आल्सो यूज टू एफबीसी बॉयलर बिकॉज ऑफ इट्स हीट होल्डिंग कैपेसिटी एंड आल्सो इट हेल्प द सस्टेनिंग द टेम्परेचर विच हेल्प द बर्निंग ऑफ द फ्यूल। कि भाई जो लाइमस्टोन का हम बेड यूज करते हैं वो क्या है उसकी जो हीट होल्डिंग कैपेसिटी है वो ज़्यादा रहती है, और ये हेल्प करता है इजीली एक तो फर्नेस के टेम्परेचर को सस्टेन करने के लिए कि इक्वल यूनिफॉर्म मेंटेन करने के लिए, और क्या है जो हमारा फ्यूल है उसको इजीली से बर्न आउट करने के लिए भी ये हेल्प करता है। तो दोस्तों आई थिंक आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। वो है 12th क्वेश्चन है स्टैक हाइट इज़ मोर देन 200 मेगावाट बट लेस देन 500 मेगावाट। कि भाई जो हमारी स्टैक की हाइट होती है वो 2000 मेगावाट में ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द 500 मेगावाट। ये क्यों होता है और इसकी स्टैक हाइट कितनी होती है? ए है 120 मीटर्स, बी है 175 मीटर, सी है 220 मीटर्स और डी है 275 मीटर्स। इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा सी 220 मीटर्स। ये क्यों है? क्योंकि अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ एनवायरनमेंट पोल्यूशन एक्ट, इसके अकॉर्डिंग ये क्या है जो एमिशन रेट है उसके अकॉर्डिंग ये हाइटें डिसाइड की जाती है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं जैसे कि जो हमारा एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है 1986 उसके अकॉर्डिंग जो इसकी हाइट रहेगी वो क्या है 220 मीटर्स रहेगी। इसके पीछे क्या रीज़न है मैं आपको बताता हूँ। यदि हमारा जनरेशन कैपेसिटी 210 मेगावाट और इससे ज़्यादा होती है तो क्या है जो हमारा पार्टिकुलेट एमिशन है वो 150 मिलीग्राम पर न्यूटन मीटर क्यूब इससे इस तक होना चाहिए। यदि हमारा 210 है या उससे ज़्यादा मेगावाट की जो यूनिटें हैं, और जो पार्टिकुलेट एमिशन है जो कि जैसे 210 मेगावाट है या उससे कम जनरेशन की यूनिटें हैं 210 मेगावाट से, जो उसकी जो एमिशन रेट है वो 300 मिलीग्राम पर न्यूटन मीटर क्यूब होता है एज पर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो अभी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द स्टैक अकॉर्डिंग टू द 200 मेगावाट। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 जो जनरेशन कैपेसिटी 500 मेगावाट एंड अबोव, जो 500 मेगावाट की यूनिटें हैं या उससे बड़ी यूनिटें हैं उसकी स्टैक हाइट कितनी होती है 275 मीटर्स तो होनी ही चाहिए। और जो हमारी 200 मेगावाट है उससे जो कम की यूनिटें हैं या 500 मेगावाट की यूनिट हैं तो क्या है उसकी स्टैक हाइट क्या है
वो 220 मीटर्स होनी चाहिए। मीन्स दैट कि जो 200 मेगावाट, 210 मेगावाट एंड अबो टू लेस देन 500 मेगावाट, देन द स्टैक हाइट इज विल बी 220 मीटर्स। तो क्या है, 500 मेगावाट की बात कर रहे थे या इससे ज़्यादा की, तो क्या है, तो इसकी जो हाइट रहेगी वो 220 मीटर्स रहेगी। और यदि 200 मेगावाट या उससे 210 मेगावाट से नीचे की जो हाइटें होती है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो एक फार्मूला आप सभी को पता होगा। H इज इक्वल टू 14 क्यू इंटू 0.3, वेयर क्यू 0.3 वेयर क्यू इज एमिशन रेट। और यदि आपको फार्मूला नहीं पता है तो मैं स्क्रीन पे यहाँ पर दे दूँगा, आप उससे भी आप अपनी जो एमिशन रेट के अकॉर्डिंग क्या है हाइट कैलकुलेट कर सकते हैं। व्हाट इज द एक्चुअल हाइट ऑफ विल बी या फिर शुड बी योर प्लांट। तो जो यहाँ पे क्या है, एच हाइट ऑफ द स्टैक रहेगी, क्या है, या जो एमिशन रेट है वो क्या है, वो रहेगा। तो 14 टू क्या मीन एमिशन रेट, तो क्या इसके हिसाब से आप हाइट कैलकुलेट कर लोगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा सी 220 मीटर्स। अभी 30 क्वेश्चन की तरफ मूव आउट करते हैं। जो 13 क्वेश्चन है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन अमेंडमेंट रूल्स 2015 थर्मल पावर प्लांट्स यूनिट इंस्टॉल आफ्टर 1 जनवरी 2003 अप टू 31 दिसंबर 2016 ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन नॉक्स शुड बी मोर देन। कि भाई जो हमारा एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है 2015, जो भी यूनिटें लगी है या जो भी थर्मल प्लांट उस टाइम पे लगे हैं, या 1 जनवरी 2003 से लेकर 31 दिसंबर 2016 तक के बीच में जो भी प्लांट लगे हैं एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के अकॉर्डिंग, तो उनमें जो ऑक्साइड है ऑफ नाइट्रोजन की कितने लिमिट तक होना चाहिए। यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं। ए है 100 मिलीग्राम पर न्यूटन मीटर क्यूब, बी है 300 मिलीग्राम पर न्यूटन मीटर क्यूब, सी है 600 मिलीग्राम पर न्यूटन मीटर क्यूब, और डी है 900 मिलीग्राम पर न्यूटन मीटर क्यूब। तो सबसे पहले यहाँ पे जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है अमेंडमेंट रूल, तो उसके अकॉर्डिंग जो नॉक्स का शुड भी मोर देन, तो वो क्या है, वो रहेगा 300 मिलीग्राम पर न्यूटन मीटर क्यूब एज पर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन रूल्स 2015। क्योंकि ये स्टैंडर्ड गाइडलाइंस होती है, इसमें क्या है, आपको जैसे जैसे आपने देखा, मैं इससे पहले का क्वेश्चन जो डिस्कस किया था, जो छोटे प्लांट्स होते हैं क्या है, लेकिन क्या है इस रूल के अकॉर्डिंग क्या है, फिक्स रेट था। यदि आपका कितना भी बड़ा प्लांट हो या फिर छोटा हो, आपका एमिशन रेट 300 मिलीग्राम पर न्यूटन मीटर क्यूब के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। यदि उससे हायर होगा तो दिस विल बी प्लांटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ एनवायरनमेंट। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा बी 300 मिलीग्राम पर न्यूटन मीटर क्यूब। अभी जस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 14 क्वेश्चन में पूछा गया है कि द डिफरेंस बिटवीन मीन सॉलिड एंड द मीन गैस वेलोसिटी इन एफबीसी बॉयलर इज कॉल्ड। कि भाई द डिफरेंस बिटवीन मीन सॉलिड एंड मीन गैस वेलोसिटी इन एफबीसी बॉयलर, कि जो इनका जो अंतर है मीन सॉलिड वेलोसिटी का और मीन गैस वेलोसिटी का, इसके अंतर को इन फ्लूइडाइजेशन बेड कंबशन बॉयलर में क्या बोलते हैं। ए है फ्लूइडाइजेशन फैक्टर, बी है स्लीप वेलोसिटी, सी है सेटलिंग वेलोसिटी, डी है नन ऑफ द अबव। जिसका करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा बी स्लीप वेलोसिटी। द डिफरेंस बिटवीन द मीन सॉलिड वेलोसिटी एंड मीन गैस वेलोसिटी इज कॉल्ड द स्लीप वेलोसिटी। एक्चुअल में ये सारा ये जो टर्म है, जो एफबीसी बॉयलर जो फ्लूइडाइजेशन होते हैं, फ्लूइडाइजेशन फैक्टर को देखते हुए क्या है, इस टर्म को नाम दिया गया है मीन सॉलिड वेलोसिटी। मीन सॉलिड मीन्स दैट की जब हम फ्लूइडाइजेशन स्टार्ट करते हैं, हम एफडीआर देते हैं बेड को, क्या धीरे धीरे वो सस्पेंशन में आ जाएगा कि जब कितना एयर अमाउंट ऑफ हम एयर उसको बेड को दे रहे हैं जी, जो कि हमारा सेंड है, किस टाइम पे हम बबलिंग होना स्टार्ट हो जाता है। तो क्या है उस टाइम पे जो हम वेलोसिटी देते हैं
FD एयर की, दैट इज़ द मेन सॉलिड वेलोसिटी की। उसमें क्या है, जो हमारे सॉलिड पार्टिकल्स है वो एक स्टैटिक टू डायनेमिक कंडीशन में आ जाते हैं। तो क्या है कि इसमें इसका एक फैक्टर डिपेंड करता है कि जितनी हमारी मैक्सिमम स्लिप वेलोसिटी होगी उतना अच्छा हमारा फ्लूइडाइजेशन होगा, उतनी अच्छे से हमारा क्या है फ्यूल इनसाइड द फर्नेस क्या अच्छे से बर्न आउट होगा। सो दैट द डिफरेंस बिटवीन मीन सॉलिड एंड गैस वेलोसिटी शुड बी मैक्सिमम। तो क्या है, यदि आपको नहीं पता तो मैं यहाँ पे एक साइड में एक डायग्राम दे दूंगा, क्योंकि उसमें आप देखोगे कि जो स्लिप वेलोसिटी है वो एक पॉइंट पे सबसे मैक्सिमम में है। तो क्या है वो हम जैसे कि वैसे तो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, लेकिन क्या है इवन हम फिजिकली हम चेक कर सकते कि भाई 250 mmWc का फ्लूइडाइजेशन है, कि उस पर अच्छा फ्लूइडाइजेशन हो रहा है। क्या है वो चीज़ें देखते हुए क्या है हम इवन फिजिकली हम प्रेशर गेज से देख लेते हैं। तो क्या है एक फ्लूइडाइजेशन हम एक कैरी आउट कर लेते हैं कि भाई हाँ दैट इज़ द गुड बबलिंग। तो क्या है वो क्या है वो पैरामीटर्स क्या है मैक्सिमम स्लिप वेलोसिटी में आते हैं। तो दोस्तों जिसका करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा बी, स्लिप वेलोसिटी। और इसको थोड़ा सा ज़्यादा सिंप्लीफाई करूँ तो मैं आपके लिए करता हूँ कि फ्लूइडाइजेशन केसेस द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द स्टेट सॉलिड पार्टिकल फ्रॉम द स्टैटिक टू डायनेमिक। जो फ्लूइडाइजेशन होता है वो फ्लूइड जो हमारा बेड मटेरियल है उसके जो पार्टिकल्स हैं उनको क्या है स्टैटिक टू डायनेमिक बिहेवियर में चेंज करता है। फ्लूइडाइजेशन डिपेंड्स लार्जली ऑन द पार्टिकल साइज एंड वेलोसिटी। जो फ्लूइडाइजेशन है हमारा जो मेनली क्या है डेंसिटी ऑफ द बेड मटेरियल ऑल्सो डिपेंड करता है, उसके पार्टिकल साइज पर भी डिपेंड करता है। द मीन सॉलिड वेलोसिटी इंक्रीज एट ए स्लोअर रेट देन द गैस वेलोसिटी। जो हमारी सॉलिड वेलोसिटी है वो बिल्कुल धीरे धीरे से इंक्रीज होती है एज कम्पेयर टू द गैस वेलोसिटी, क्योंकि जो हमारी बेड के जो मटेरियल होता है वो उसकी डेंसिटी थोड़ी हाई होती है। तो क्या है वो धीरे धीरे ही मूव करता है। क्या मीन्स दैट कि उसकी जो फ्लूइडाइजेशन की है वो धीरे धीरे होगा, मीन्स दैट कि एज कम्पेयर टू द गैस तो क्या है इजीली से वेलोसिटी गेट आउट कर लेती है एज कम्पेयर टू द बेड मटेरियल। द डिफरेंस बिटवीन द मेन सॉलिड वेलोसिटी एंड गैस वेलोसिटी इज कॉल्ड द स्लिप वेलोसिटी। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जिसका करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा बी, स्लिप वेलोसिटी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोटामीटर इज यूज फॉर मेजर ऑफ। रोटामीटर है जो वो किस काम में आता है। और मैक्सिमम जो लोग डीएम प्लांट में काम करते हैं, डीएम डेमिनराइज्ड प्लांट या फिर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बोल सकते हैं, ये क्या है वहाँ पे मैक्सिमम यूज होता है। तो मीन्स रोटामीटर मीन्स क्या है आपको देना है तो मैं बताता हूँ। जो इसकी ऑप्शंस दे रखे पहले वो रीड करता हूँ, आफ्टर दैट उसका आंसर बताऊँगा मैं। जो ए है वो है स्पीड, बी है लेंथ एंड सी है फ्लो, डी है टाइम। तो इसमें जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा सी, फ्लो। जो रोटामीटर है वो क्या है फ्लो को मेजर करने के काम आता है। ए रोटामीटर मीन्स दैट की वेरिएबल एरिया मीटर। A rotameter is a flowmeter that measures volumetric flow of a liquids and gases. There is no difference between a rotameter और flowmeter। यदि हम flowmeter में मीन्स दैट की है कि फ्लूइड लाइन में यूज करते हैं तो क्या मीन्स दैट की रोटामीटर ही बोलते हैं। कई बार वाटर घरों में पानी की क्वांटिटी को यानी मीन्स की जो अपना वाटर मीटर होता है उसको भी एज ए हम रोटामीटर कह सकते हैं। The technique for measuring flow is accomplished by a freely moving float finding equilibrium in a tapered tube. The flow rate is the read from either scale next to the tube or scale on the tube। कहने का मतलब ये है कि भाई जो इसमें टेक्निक यूज होती है वो क्या है फॉर मेजरिंग द फ्लो क्या है एक पर्टिकुलर एक कॉनिकल ग्लास होता है, एक मीन्स की टेपर्ड ग्लास होता है, उसमें क्या है एक फ्लोट दिया जाता है। फ्लोट को एक इक्विलिब्रियम में सेट कर दिया जाता है। जब उसके थ्रू उस रोटामीटर को हम कहीं पे इंस्टॉल करते हैं तो वो क्या है एक विद द हेल्प ऑफ प्रेशर क्या है वो फ्लोट ऊपर उठता है। तो वो फ्लोट उठेगा तो वहाँ पे अकॉर्डिंग टू द कैलिब्रेशन क्योंकि ऑलरेडी कैलिब्रेट आते हैं तो क्या है जब वो ऊपर उठेगा तो क्या है वो रीड आउट करेगा ये कितने एमक्यू का फ्लो इस पाइपलाइन से जा रहा है। तो क्या है ये तो
इससे अभी आप डिनोट कर सकते हैं, लेकिन कई बार ये डिजिटल फ्लोमीटर भी आते हैं, वो भी अच्छे से काम करते हैं। सो दैट इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा सी, फ्लो। तो यदि आपको रोटामीटर आपने कभी नहीं देखा तो मैं यहाँ पे भी एक पिक्चर प्रोवाइड कर दूँगा, आप उससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये रोटामीटर किस तरीके से काम करता है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 16। इसमें क्या दिया गया है कि इन ए CFBC बॉयलर द कैप्चर एंड रिसाइकलिंग ऑफ बेड मटेरियल इज एक्म्प्लिस्ड बाय, जो अपना CFBC बॉयलर मतलब सर्कुलेटिंग फ्लूइडाइजेशन बेड कंबशन बॉयलर है, जो उसमें बेड मटेरियल को कैप्चर करने के लिए क्या इनमें से क्या यूज़ किया जाता है। ए है बैक फिल्टर, बी है सेटलिंग चैम्बर, सी है साइक्लोन, डी है स्क्रबर। तो जिन लोगों ने CFBC बॉयलर चलाया है या फिर देखा है या फिर उसके बारे में रीड आउट किया है, वो इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल ईजिली भी से दे पा सकते हैं, क्योंकि इसके जो नाम में ही उसका आंसर छिपा हुआ है। क्योंकि CFBC स्टैंड फॉर द सर्कुलेटिंग फ्लूइडाइज्ड बेड कंबशन, क्योंकि ड्यूरिंग द कंबशन जो भी, क्योंकि CFBC बॉयलर में जो फ्लूइडाइजेशन होता है वो काफ़ी हाइट तक होता है, तो क्या है एट दैट टाइम क्या विद द हेल्प ऑफ ID इफेक्ट तो क्या है कुछ बेड मटेरियल कैरी आउट हो जाता है इन फ्रॉम द फर्नेस ऑफ द बॉयलर। तो क्या है वो जो फ्यूल गैसेस के साथ मटेरियल बेड मटेरियल लोड किया जाता है वो क्या है जस्ट जो फर्नेस का कंबशन एरिया उसके नेक्स्ट में, जैसा जहाँ पे हम अपना बैंक जोन देते हैं, वहाँ पे क्या है एक साइक्लोन दे दिया जाता है इन बॉयलर्स के अंदर। तो क्या है वो जो बेड मटेरियल लोड किया जाता है वो क्या है वो साइक्लोन्स के अंदर क्या है वो कैप्चर आउट हो जाता है। तो साइक्लोन्स क्या है, तो साइक्लोन के आप क्या है वो बेड मटेरियल का कलेक्शन करते रहते हैं, वो क्या है फिर दोबारा से वो फर्नेस के अंदर उसको इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है ताकि हमारा जो बेड मटेरियल लॉस ना हो और उसको रीयूज़ या फिर रिसाइकलिंग कर दिया जाए। तो इसमें से वो चीज़ वो काम क्या करता है, कौन करता है, जो ऑप्शन सी है वो साइक्लोन। साइक्लोन क्या है, साइक्लोन यूज कर दिए जाते हैं CFBC बॉयलर फॉर कैप्चरिंग द एंड रिसाइकलिंग द बेड मटेरियल। CFBC requires huge mechanical cyclone to capture and recycle the large amount of bed material which requires a tall boilers। जो मैंने पहले बताया क्योंकि उसकी फ्लूइडाइजेशन की हाइट काफ़ी होती है, तो क्या है वो टाइल बॉयलर जो CFBC काफ़ी ऊंचे बॉयलर होते हैं, तो क्या है उसमें बड़े बड़े साइक्लोन मैकेनिकल साइक्लोन दिए जाते हैं फॉर द कलेक्टिंग ऑफ एंड रिसाइकलिंग ऑफ द बेड मटेरियल। तो इसका आंसर रहेगा सी, साइक्लोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ए सिंगल स्टेज हाई वोल्टेज ESP द अप्लाइड वोल्टेज इज इंक्रीज अंटिल इट प्रोड्यूस ए एक्सट्रीमली हाई अल्टरनेटिंग करंट फॉर पार्टिकल चार्जिंग। बी है कोरोना डिस्चार्ज विच कैन बी सीन एज ब्लू ग्लो अराउंड द डिस्चार्ज इलेक्ट्रोड। बी है कोरोना डिस्चार्ज, सी है कोरोना स्पार्क दैट ऑकर एट द कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड ऑल ऑफ द अबव। जो इसका करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा सी, कोरोना स्पार्क दैट ऑकर एट द कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड। कि इन ए सिंगल स्टेज हाई वोल्टेज ESP, सिंगल स्टेज का जो हाई वोल्टेज ESP है, द अप्लाइड वोल्टेज इज इंक्रीज अंटिल इट प्रोड्यूस ए कोरोना स्पार्क दैट ऑकर एट द कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड। क्या जो हमारी मैक्सिमम जो कलेक्शन ऑफ द एस क्या होता है वो हमारा जो कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड होता है उसी पे होता है। तो जब हम हाई वोल्टेज देते हैं तो क्या वहाँ पे कोरोना स्पार्क क्रिएट होता है, जो कि मीन्स दैट कि हम बोल देते हैं कि ESP चार्ज कर दी। तो जब हम वो इलेक्ट्रिक वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं वो क्या है एट द टाइम इनसाइड द ESP वो क्या करता है कोरोना स्पार्क क्रिएट करेगी वो कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड्स के अंदर। तो फिर क्या अपना जो ESP है वो स्टार्टिंग कर देगा वर्किंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा सी, कोरोना स्पार्क दैट ऑकर एट द कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 द एफिशिएंसी ऑफ कलेक्शन इन ESP विल इफ द ESP इनलेट टेम्परेचर इंक्रीज। भाई जो कलेक्शन एफिशिएंसी है ESP की इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिपरेशन की वो उस पर क्या इफेक्ट होगा यदि हम ESP का इनलेट टेम्परेचर बढ़ा दें। तो ए है इंक्रीज होगा, ऑप्शन है डिक्रीज होगा, सी है रिमेन द सेम, डी है फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज। जो इसका करेक्ट आंसर होगा यदि हम इनलेट टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो क्या है उसकी कलेक्शन एफिशिएंसी जो उस पर क्या रहेगा, जो कलेक्शन एफिशिएंसी है उसकी फर्स्ट
इंक्रीज रहेगी, आफ्टर दैट क्या है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। अभी जो 19 क्वेश्चन है वो है ट्रू और फॉल्स। आपको इनमें से ट्रू और फॉल्स बताने हैं कि इन ESP particles are usually charged by negative gas ions that are migrate towards the collecting electrodes। कि भाई जो ESP में जो पार्टिकल जो चार्ज होते हैं बाई नेगेटिव गैस आयंस दैट आर मिग्रेटिंग टूवर्ड द कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड, क्या ये सही है? वो जो कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड है उसकी तरफ मिग्रेट हो जाते हैं, क्या ये सही है? तो क्या है, हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि जब भी ESP को हम चार्ज करते हैं तो क्या है, जो नेगेटिव गैस आयन हैं दे आर मिग्रेटिंग टूवर्ड द कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड। बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो इसका जो ये है, इसकी जो स्टेटमेंट वो क्या है, ट्रू रहेगी। और जो नेक्स्ट है ये भी ट्रू और फॉल्स है। ESP लार्ज पार्टिकल्स मूव मोर स्लोली टूवर्ड्स द कलेक्टिंग प्लेट देन स्मॉलर प्लेट। बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो लार्ज पार्टिकल होते हैं वो ज़्यादा स्पीड से मूव करते हैं टू द कलेक्टिंग प्लेट देन द स्मॉल पार्टिकल्स। तो दोस्तों ये तो आज इस वीडियो के 10 क्वेश्चन थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। यदि अब तक आपको कोई भी क्वेश्चन में अभी डाउट है, यदि मैंने किसी के बारे में गलत इन्फॉर्मेशन दिया तो प्लीज़ हमें नीचे सजेस्ट कीजिएगा, ताकि आने वाले जो क्वेश्चन आंसर्स में यदि ये रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं तो हम उसको आपके अकॉर्डिंग उसका आपके फीडबैक के अकॉर्डिंग उसको क्या हम करेक्ट कर लेंगे और अपने व्यूअर्स तक अच्छी और ट्रू इन्फॉर्मेशन हम आपके तक लेके आएंगे। तो दोस्तों यदि इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि इस चैनल के माध्यम से आप मुझे पहली बार ही देख रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं पावर प्लांट ऑपरेशन और मेंटेनेंस से लेकर काफ़ी अच्छी वीडियो बनाता रहता हूँ, जो कि आपके आने वाले करियर ग्रोथ के लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। और इवन फ्यूचर ऑफ पावर प्लांट या एनी इंडस्ट्रीज़ क्या है, ये आपको हेल्प करने वाले हैं इन द सेंस ऑफ इंटरव्यू या फिर बॉयलर फर्स्ट क्लास का जो एग्जाम्स देने वाले, क्योंकि मैं इसमें सारी चीज़ में हिंदी में ही क्वेश्चन आंसर डिस्कस करता हूँ। तो क्या है, ये आपको काफ़ी हेल्प करने वाले हैं इन द फ्यूचर। सो दोस्तों प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल्स। और दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी, फिर मिलेंगे अच्छी टेक्निकल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल्स, क्योंकि इस चैनल्स को आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं पावर प्लांट ऑपरेशन और मेंटेनेंस से लेकर वीडियो बनाता रहता हूं, जो कि आपके आने वाले करियर ग्रोथ के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो। यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को